Good afternoon, friends. Today's topic is Amendment of the Constitution and Doctrine of Basic Structure. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एलएलबी के एग्ज़ाम्स में, एलएलएम के एग्ज़ाम्स में, आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आपके लॉ के एग्ज़ाम्स जो भी हैं, आपके इवन जुडिशल सर्विसेज यूपी वगैरह में जहाँ पे सब्जेक्टिव है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो आते ही आते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये जो आप अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इससे जो ये मेरी जो टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो थी, ये आप जरूर देखें इस टॉपिक से पहले। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब तक आप ये मेजोरिटी कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं आएगा। तो मेरी इस पर एक वीडियो ऑलरेडी, वो वीडियो मैंने इसीलिए पहले बनाई थी ताकि ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, आपकी स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, आपकी सिंपल मेजोरिटी क्या होती है और क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। ये जो आपका पिछली जो मेरी वीडियो है मेजोरिटी वाले, उससे से कुछ क्वेश्चन जो मैं रिवीजन के लिए डालता हूँ। ये आपकी जो स्लाइड है जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट, इसमें दो बॉक्सेस फाइट कर रहे हैं और ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने थोड़ा डाला है जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट। और इनफैक्ट पर्दे के पीछे कुछ ऐसा ही हुआ है। और जो ये लेफ़्ट साइड में 1959 से लेके आपका 61 तक, जब तक सिंगल पार्टी रूल रहा है इंडिया में, कोएलिशन गवर्नमेंट बात माने, तो उस समय तक आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव बहुत हैवी रहे हैं जुडिशरी के एज कंपेरिजन में। और 73 में जाके कहीं जब केशवानंद भारती का केस आता है तो तब जाके थोड़ा सा एक बैलेंसिंग होने की सिचुएशन होती है, लेकिन मीनवाइल इमरजेंसी इंपोज हो जाती है 75 में। और ये फाइनली मिनरवा मिल्स केस के पास 1980 का जो मैंने ये लगा रखा है, 1980 के ऑनवर्ड्स फिर अगर आप देखेंगे तो फिर थोड़ा सा जुडिशरी अपना जो रूल ऑफ लॉ की पोजीशन को अपहोल्ड करते हुए और स्लाइटली टिल्टिंग जो पावर है उसकी तरफ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये अब हम देखेंगे कि अमेंडमेंट यूएसए और इंडियन जो दोनों कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है। और क्योंकि जब भी हम कोई भी कंसेप्ट अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं तो उसको हम इमीडिएटली जाके यूएस में यूएस कॉन्सेप्ट से जो है कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत वेल डेवलप्ड और सबसे पहले डेमोक्रेसी यूएस में ही आई थी। तो 18 और 89 में आप वहाँ से देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप है। अब जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट ज़रूरी क्यों है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो स्टैटिक हो जाएगा, और स्टैटिक होगा जब लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। अभी आप अगले नेक्स्ट 50 और 100 ईयर्स का इमेजिनेशन नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको जिस तरीके से अभी नासा और जो दूसरे जो रॉस्कॉमोस जो आपके रशियन स्पेस एजेंसीज और वो कह रहे हैं कि स्पेस एक्स के वहाँ पे हम अभी तो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं स्पेस में, मून पे, और फिर वहाँ पे कॉलोनी कटेगी, तो यू कांट एंटिसिपेट कि व्हाट विल हैपन आफ्टर 50 और 100 ईयर्स। तो एक अमेंडमेंट का एक ऐसा प्रोसीजर है कि जहाँ पर जो नई जो चीज़ें जो पहले आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, या कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन, इमरजेंट सिचुएशन आ जाती है उनको टैकल करने के लिए, तो आप अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट करने के, बिकॉज लॉ इज़ मेंट फॉर द सोसाइटी, राइट। तो अमेंडमेंट इसलिए ज़रूरी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत वेल ड्राफ्टेड और ऑर्गेनिक और डायनेमिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी आप देखते हैं कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कांग्रेस उसमें आपके दो हाउसेज हैं, जैसे अपनी लोकसभा राज्यसभा। जो लोकसभा अपनी लोअर हाउस है तो वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का लोअर हाउस है, और उसमें 435 सीट्स हैं। कैलिफोर्निया सबसे बड़ा स्टेट और उसका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा 53। और राइट साइड में अगर हम आते हैं तो राज्यसभा जैसे हमारा अपर हाउस है, ऐसे ही यूएस का सीनेट जो है वो अपर हाउस है। और इसमें आपकी 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो 50 × 2 = 100। तो वहाँ की सीनेट में 100 आपके जो हैं सीनेटर हैं, 100 एमपीज़ हैं। और अगर हम इसका कंपेयर करें कि इंडियन सिस्टम के साथ, इंडिया में क्या है कि आपका जो स्टेट्स का काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो राज्यसभा है उसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे हरियाणा की 5 ही रिप्रेजेंटेशन है, 5 ही एमपी जब बैठते हैं राज्यसभा में। आपकी यूपी में 31 है, क्योंकि यूपी मोस्ट पॉपुलर स्टेट। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो फेडरल स्ट्रक्चर और यूएस का जो फेडरल स्ट्रक्चर वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पे रिस्पेक्टिव द साइज और पॉपुलेशन वहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड प्रोसीजर इन द यूएसए। अब यहाँ पे जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो दो तरीके से हो सकता है। आपका एक तो यहाँ पर जो आपकी यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के चैनल से, और दूसरा नेशनल कन्वेंशन के हिसाब से जो आपके राइट साइड में। लेकिन नेशनल कन्वेंशन वाला जो तरीका है वो आज तक फॉलो नहीं किया है। तो जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं यूएस में वो आपके इसी चैनल से हुए हैं, यानी आपके कांग्रेस के थ्रू ही। इसमें क्या है कि 2/3 जो मेजोरिटी है बोथ हाउसेज की, जैसे सीनेट की अगर हम देखें तो 100 का 2/3 67,
और हाउस आपका रिप्रेजेंटेटिव का देखें तो 235 का 2/3 इट कम्स आउट टू 290 वोट्स। तो यहाँ पर आपकी इतनी मेजोरिटी से अगर ये पास होता है तो तब जाके आपका जो अमेंडमेंट का बिल है फिर उसको आगे रेटिफाई करना पड़ेगा। सेम वे अगर आपका कन्वेंशन वाले मेथड राइट साइड के देखें, ये नेशनल कन्वेंशन कॉल्ड बाय द कांग्रेस व्हेन 2/3 स्टेट्स लेजिस्लेचर अप्लाई प्रेजेंटली तो 34 आउट ऑफ 50 स्टेट्स। तो आप देखिए कितना टफ प्रोसीजर है वहाँ पे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर जो आपका अब रेटिफिकेशन की बात है, रेटिफाई भी क्या है कि 3/4 स्टेट आप उसको रेटिफाई करेंगे, यानी 50 स्टेट्स में से 3/4 करें तो 38 आता है। तो 38 स्टेट्स उसको रेटिफाई करें तब जाके वो जो अमेंडमेंट बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट होगा। और सेम वे आपका इस कन्वेंशन वाले तरीके से भी है जो हालांकि आज तक यूज़ नहीं हुआ है। और तो इसलिए यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको दैट इज़ कॉल्ड हाईली रिजिड। और व्हाट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये जो मैंने लाइन राइट साइड में लगा रखी है R फॉर रिजिड और F फॉर फ्लेक्सिबल, तो इट इज़ समवेयर बिटवीन दिस। तो ये आपका नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे अमेंडमेंट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे, कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं हमारे जो स्पेशल मेजोरिटी से हो जाएंगे, कुछ अमेंडमेंट्स हमने देखे हैं कि जो बहुत जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है तो उसमें आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस आपकी जो एक रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स मोर देन 50% स्टेट्स वो भी चाहिए, जो मैं मेजोरिटी वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो हमारे में काफ़ी मिक्स मिलेगा आपको। तो आई थिंक ये बेस्ट अमलगमेशन है। अभी टोटल अमेंडमेंट्स इन यूएस अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक लिस्ट लगा रखी है, और अभी तक 92 में जो लास्ट अमेंडमेंट आया है सैलरी मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस 27, आप देखिए 11,000 से ज़्यादा वहाँ पे अमेंडमेंट्स बिल प्रपोज हुए, लेकिन जिसमें से सिर्फ 27 ही रेटिफाइड हुए हैं सिंस 1789। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा रिजिड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट है, अब एज वी नो कि हमने बहुत सारे जो आपके फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऑलमोस्ट जो 3 ईयर्स लिए इसको बनाने में, 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 11 डेज समथिंग, तो वो उसमें अलग अलग आपके जो फीचर्स हैं कुछ हमने कहीं से लिए हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, अलग अलग। तो अमेंडमेंट वाला प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो प्रोविजन हमने साउथ अफ्रीका से लिए है, तो ये मैप है साउथ अफ्रीका से, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है और इसमें साउथ अफ्रीका सबसे नीचे है। तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट देखिए, अमेंडमेंट्स बाय द सिंपल मेजोरिटी, ये आर्टिकल 3 क्रिएशन ऑफ स्टेट जैसे तेलंगाना क्रिएट किया आपका आर्टिकल 169, ये मैं सारे करा चुका हूँ, प्लीज़ मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरी मेजोरिटी वाली वीडियो देखिए। द मेजोरिटी कंसेप्ट, इसमें फिर मैंने बताया स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई मोर देन 14 स्टेट्स, क्योंकि अभी आपके 28 स्टेट्स हो चुके हैं। जो JNK है वो दैट हैज़ बिकम यूटी विद द स्टेट लेजिस्लेचर। और इसके लिए प्लीज़ वॉच माई दैट वीडियो ओनली, वो आपको क्लियर कर देगी सारा। अब सोशल इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब हम आज़ाद हुए, व्हेन वी गॉट फ्रीडम, और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी, तो यहाँ पर जो एक गैप था लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स का जो कल्चर था, तो काफ़ी ज़्यादा सोशियो इनइक्वलिटी थी, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में DPSP है। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट जो हैं आपके और एक DPSP हैं, ये दो जो हैं ये आपका फंडामेंटल राइट्स जो आपके पार्ट 3 में है और DPSP आपके पार्ट 4 में है। और आपको ये भी पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लोग इसमें जैसे डिफरेंस बताते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, DPSPs आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं, ये ठीक है, वो बात सही है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे वो राइट्स हैं कि जो इवन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन जरूरी है आपको, राइट टू लाइफ आपके लिए ज़रूरी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़रूरी है आपकी प्रोग्रेस के लिए अप टू योर फुल पोटेंशियल, लेकिन उस पर फाइनेंशियल बर्डन स्टेट पे नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्री अगर आप DPSP देखेंगे तो उनसे आपकी स्टेट के एक्सचेकर पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। अब जैसे राइट टू वर्क है, अभी आपने सभी ने अपना BA कर लिया, MA कर लिया, LLB कर लिया, PhD कर लिया, और आप बोलते हैं कि नाउ वी गॉट द राइट टू वर्क, राइट टू जॉब, और हमें जॉब दीजिए। तो जॉब तो नहीं है, जॉब तो लिमिटेड है। तो इसलिए अब भी जैसे मैं मनरेगा की बात करता हूँ, मनरेगा आपको पता है ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है आपका, महात्मा गांधी के नाम पे ये लगा, तो उसमें हरियाणा स्टेट सबसे ज़्यादा देता है डेली वेज जो वर्कर हैं आपका मनरेगा के तहत, आपका बिहार सबसे कम दे रहा है। तो अलग अलग स्टेट अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दे रहे हैं। तो इसलिए DPSP बेसिकली जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी, ऐसे ऐसे हम DPSP इसी तरीके से उसको एनहेंस करते हुए और अल्टीमेटली जो एक सोशल ऑर्डर होगा उसको हम इम्प्रोवाइज़ करेंगे। तो इसके पीछे इंटेंशन ये थी। अब यहाँ पे जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज जमींदारी एबोलिशन लॉ, अब जब किसी जमींदार के पास 500 एकड़ है, 400 एकड़ है, 300 एकड़ है, 700 एकड़ है,
लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम से आपको 1789 आई होप सो, उस समय से ये आपकी जो ज़मींदारी सिस्टम चला है, बिकॉज दे वर द कॉलोनियर। उनका फंडा यही था कि भैया आपने जो इंटरमीडियरीज डाल दिए हैं वो टैक्स इकट्ठा करके देंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, और उसमें काफ़ी कुछ वो ह्यूमिलेशन करते थे, टॉर्चर करते थे, और उन्होंने वर्चुअली जो छोटे ज़मींदार थे उनको पीजेंट में ही कन्वर्ट कर दिया था। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। तो उनको ये लगा, और ये मैं आपको बताऊँ कि ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने से, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने से पहले ये प्रोसेस शुरू हो चुका था। JB पंत साहब की कमेटी बैठ चुकी थी और अलग अलग स्टेट्स में प्रोसेस शुरू हो चुका था। मीनवाइल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आ गया, और फिर ये जमींदारी एबोलिशन लॉ लेके आए, और उसमें फंडामेंटल राइट्स, आपका एक राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। तो जब लोगों की ज़मीन लेनी शुरू कर दी सरकार ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट के तहत, लगा क्योंकि जो लैंड है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट से हमने सब्जेक्ट किया। जैसे पंजाब ने अपना सीलिंग लगा दिया 30 एकड़ का, तो 30 एकड़ से अगर किसी के पास मैं बताऊँ आपको कि अगर 500 एकड़ है तो 30 एकड़ छोड़ के बाकी की लैंड उसको ले लेंगे। लेकिन उस समय लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं थे, और जो हमारा जो महान डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट है, उसमें जो पटवारी, ग्रेट पटवारी एंड ऑनवर्ड्स हैं, जो आपके तहसीलदार और ये जो सारे लोग हैं, ये उसमें इसका पूरा फ़ायदा उठाया उन लोगों ने। और ये क्या करते थे कि जैसे लोगों को एडवाइस करते, और लोगों ने ऐसे भी किया कि एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो 30 एकड़ सबके नाम न्यूक्लियर फैमिली बना के, और इस तरीके से मान लिया अगर मैं 5 मेंबर्स की बात करूँ तो 150 एकड़ उन्होंने बचा कर लिया। तो अगर एक इंटायर फैमिली होती तो 30 एकड़ के बाद सारी सीज हो जाती, लेकिन अब 150 एकड़ के बाद की सीज होगी। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी मैनिपुलेशन वगैरह की रिकॉर्ड के साथ। वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, जबकि केरला और वेस्ट बंगाल में वो काफ़ी हद तक और एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स सक्सेसफुल रहा, ड्यू टू द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में भी। तो ये जब लोग कोर्ट में जाने लगे तो कोर्ट ने देखा कि भैया नहीं, फंडामेंटल राइट्स कांट भी टेकन अवे, क्योंकि आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है, तो कोर्ट ने इनको स्टक डाउन करना शुरू कर दिया। और यहीं से जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट और यू कैन से एग्जीक्यूटिव, ये कन्फ्लिक्शन स्टार्ट होगी, और एक ये महाभारत स्टार्ट होगी, पर्दे के पीछे की कहानी। और अभी हम देखेंगे इसमें जैसे लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका, कॉलोनीज फॉर SC/ST के लिए भी, क्योंकि वीकर सेक्शन, डाउन ट्रोडन सेक्शन सोसाइटी के थे ये, तो इनके लिए कॉलोनीज़ वगैरह बनाई, इनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आए, जो जैसे स्टेट ऑफ चंपाकम दोराई राजन वाले केस में आया, रिजर्वेशन पॉलिसी चैलेंज की गई। रमेश थापर वाले केस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जो प्रेस राइट है उसको भी चैलेंज किया गया, आर्टिकल 19(1)(a), क्योंकि तो अब यहाँ पर फिर क्या, सरकार बिल्कुल विद इन 1 ईयर ही पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आ गया, और उसमें उन्होंने क्या किया, आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए 19 क्लॉज 2 से लेकर 6 तक ऐड किया, और आपका ये रिजर्वेशन को भी हैंडल किया। उस साइड से आपके जो है राइट टू प्रॉपर्टी को भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपका 31A, 31B और 9 शेड्यूल लेके आए। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ ये फर्स्ट अमेंडमेंट में लेके आए। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो मैंने कि जो ग्लाउज दोनों फाइट करते दिखा रखे हैं, एक साइड पार्लियामेंट आर्टिकल 368 में कहती है कि वी आर सुप्रीम पावर, वी कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी प्रोविजंस, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन अस। जुडिशरी कहती है आर्टिकल 30, नो जुडिशियल रिव्यू, यू कांट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। तो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर अगर ये जो लॉ के स्टूडेंट है, इनको अगर आर्टिकल 13 और 368, चाहे आपके वो आप UPSC की तैयारी करते हो या SSC की तैयारी करते हो, ये आर्टिकल 13 और 368 का कंपैरिजन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने समझ लिया तो आप यही नहीं है कि अमेंडमेंट है, आप इनफैक्ट एक आपको समझ आएगी कैसे कैसे कि हमारे लीगल प्रिंसिपल्स डेवलप होते चले गए। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 13 है, ये टॉक्स अबाउट द जुडिशियल रिव्यू, जो हमने USA से लिया है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ये बोलता है, जो पहला क्लॉज है इसका, ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, और क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। तो पहले में बोलता है जो पहले के लॉ अगर इनकंसिस्टेंट हैं तो वो वॉइड हो जाएंगे, चाहे पहले के भी लॉ जो चले आ रहे हैं। और दूसरे में बोल दिया, एक लिमिटेशन लगा दी कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट से कंट्रावेंशन में है, तो भी वॉइड हो जाएगा। और इसका आपका क्लॉज 3 में लॉ की डेफिनेशन है, लॉ में क्या क्या है। तो लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज। यहाँ पे मैं आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसमें कहीं पे भी अमेंडमेंट वर्ड नहीं है, ध्यान से देख लें एक बार। लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज। क्लॉज 3 में कहीं पर भी अमेंडमेंट वर्ड नहीं है। इट मीन्स जब अमेंडमेंट, इसका मतलब लॉ ही नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन ली फिर आगे के केसेज में। तो अब इस साइड आ जाइए आप, आर्टिकल जो 368 में है, जो ओरिजिनल 368 का जो कॉन्स्टिट्यूशन में था शुरू में, उसमें ये लाइन नहीं थी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सिर्फ प्रोसीजर था, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ना ही जो इसका 3 क्लॉज था, इसमें ये भी लिख दिया, पार्लियामेंट मेन एक्सरसाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाई वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। तो ये भी डाला
कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी है हमारे पास कंप्लीट पावर है। और 3 भी डाल दिया कि नथिंग इन आर्टिकल 13 सेल अप्लाई टू द एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। और भी आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 13 अपने आप में जुडिशल रिव्यू है। तो और उस साइड अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आर्टिकल 13 में 4th क्लॉज में भी यही लाइन डाल दी कि नथिंग इन दिस आर्टिकल से अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 36। तो ये जो महान काम किया ये हमारी ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इंदिरा गांधी जी ने किया जुडिशरी के वॉर से बचने के लिए। और आपका जो ये 4 और 5 इससे पहले मैं बता दूँ जो अभी मैंने बताया ये एक्चुअली किया गोलकनाथ वाला केस आया था 1971 में। उन्होंने बोल दिया था कि नहीं लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट आल्सो। पहले शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले 2 केस में बोल दिया था कि ओके पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, दे कैन अमेंड एनीथिंग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो आर्टिकल 13 लॉ की डेफिनेशन में आता ही नहीं है कहीं, अभी मैंने बताया आपको, तो इसलिए अमेंड किए जा सकते हैं। लेकिन गोलकनाथ वाले केस में बोल दिया 67 में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि लॉ अपने आप में ही अमेंडमेंट लॉ भी एक लॉ का ही पार्ट है, तो आप इसको अमेंड नहीं कर सकते आज से। तो इसकी वजह से फिर इंदिरा गांधी जी ने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 24th अमेंडमेंट लेके और ये पावर और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर वर्ड ऐड कर दिया और ये 13 वाला ऐड कर दिया कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा 368 के ऊपर, आर्टिकल 3 और उस साइड 368 जोड़ दिया 13 में। लेकिन फिर केशवन भारती का केस आता है, उसमें एक मिडिल पाथ फॉलो होता है, हम आगे देखेंगे। फिर उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने क्या किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए थे। वो मानते नहीं, तो वो मतलब जो उनको लगता था कि सोसाइटी के लिए वो क्या बेस्ट सर्व किया जा सकता है, तो जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी लॉ वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी ऐसे ले आते थे। तो 4 और 5 भी जोड़ दिया। और 4 तो क्या कहता है, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे सेल भी, इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कोई भी अगर अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 5 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मैंने रेड बोर्ड में लिख रखा है नो लिमिटेशन, यानी देयर शैल बी नो लिमिटेशन वट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड बाई वे ऑफ एडिशन वेरिएशन एंड रिपील। यानी हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, हम वैसे ही हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पैदा किया बनाया, तो हम वी कैन डू एनीथिंग, वी आर द सेम लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्योंकि कोर्ट ने केशवन भारती में बोला था कि भाई नहीं, आपके पास लिमिटेड पावर है, यू आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू डोंट प्लीज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू आर पार्लियामेंट, ठीक है ना, यू आर द क्रिएचर बाय दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उस चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए ये सारा गेम खेला गया था 24th और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्लाइड रोक के आप इसको पूरा पढ़ें। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब केस लॉ पे आ जाते हैं। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है और 51 में आपको पता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, मैंने बताया आपको पिछले स्लाइड्स में, और ये आया आपके 31 A, B एंड 9 शेड्यूल। अब शंकरी प्रसाद का 1951 में जो शंकरी प्रसाद जो पहला अमेंडमेंट आया उसी को इस केस में चैलेंज किया गया और उन्होंने वैलिड ठहराया। वो बोल दी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में है ही नहीं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो दैट इज़ नॉट ए लॉ, तो पार्लियामेंट कैन अमेंड, ठीक है ना, तो आर्टिकल 13 को स्ट्राइक नहीं करता ये। 65 में सज्जन सिंह वाले केस में भी यही बात कही। फिर एक ये 55 नॉट मच इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। बाला बनर्जी वाले केस में कुछ कंपनसेशन से रिलेटेड था मार्केट रेट से, तो उसको भी डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए 55 में लेके आए थे अमेंडमेंट। तो आप अभी तक देख रहे हैं मोस्टली आपके जो 80% जो कंटेंशन है वो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर हो रही है। नेक्स्ट, अभी ब्लैक होल 9 शेड्यूल जो फर्स्ट अमेंडमेंट डाला, अब इसमें बता दूं आपको कि ये मैंने 9 शेड्यूल से लिस्ट बनाई कि कहाँ कितने डाले हैं। अब आप 1951 में फर्स्ट शेड्यूल में 13 लैंड लॉज डाले, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और इस तरीके से 55 में 7, 64 में 44, 72 में 2, 74 में 20 और 75 में जो इंदिरा गांधी जी लेके आए 48 लैंड लॉज डाल दिए। और 48 तो सीरियल नंबर 87 पे तो उन्होंने ये भी डाल दिया था 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके द वैलिडेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनका इलेक्शन क्या था ड्यू टू मैल प्रैक्टिसेस वो नल एंड वॉइड कर दिया था। जस्टिस सिन्हा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था और उन्होंने फिर लेकिन जनता गवर्नमेंट बाद में तो इसको 44 से इसको डिलीट भी कर दिया। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में 9 शेड्यूल में जाकर देखेंगे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आर्टिकल 13 में मैंने वो 13 के 13 जो है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि ये 9 शेड्यूल डाला इसलिए था कि भाई इन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा इनका। और ये 9 शेड्यूल आप देखोगे ध्यान से, लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, बॉम्बे टेनेंसी है, बॉम्बे, ये सारे जो आपके अगर एक 1 by 1 करे जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज देखोगे तो आपके सारे ये लैंड रिफॉर्म्स लॉ हैं जो 9 शेड्यूल में डाल दिए। अब इसमें जो मैंने वही जो पहले बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना इलेक्शन को वैलिडेट कराने के लिए यहाँ डाल दिया कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता उसका अलग से। तो यहाँ पे लेकिन फिर वो जनता गवर्नमेंट ने इसको यहाँ से अमेंड ही कर दिया। और आप देखेंगे कि जो आपका
31A है जो फर्स्ट अमेंडमेंट से लेके आए थे, उसमें आपके 5 टाइप्स की एक्विजिशन की बात करते हैं वो। तो मैंने जस्ट से बाई चांस ये जो पेज खुला हुआ था तो ये देखा मैंने कि इसमें जो इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब जो रिसोर्सेज आप देखेंगे माइनिंग के थे, लोगों के अपने पास थे ये। तो अब ये पब्लिक पर्पज़ के लिए ये क्या है कि इनका नेशनलाइजेशन कर दिया, सरकार ने इनको टेक ओवर कर लिया, इनका एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया, और ताकि जो मोनोपोली है वो कम हो जाए और जो DPSPs हैं सभी का बेस्ट पर्पज़ सर्व हो, सभी के पास जो लाइवलीहुड है वो पहुँचे, सभी का जो डेवलपमेंट है वो एक हो चाहे डिफ्रेंशिएटेड तरीके से, लेकिन सभी की ग्रोथ हो। तो यहाँ ये जो जैसे कोकिंग कोल माइंस है इमरजेंसी प्रोविज़न एक्ट 1971 में, तो ये इस तरीके से बैंकिंग का भी नेशनलाइजेशन किया गया था। तो ये इस तरह के स्टेप्स काफ़ी अच्छे थे इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कंटिन्यूड, अब मैंने जो उनकी 9 शेड्यूल की बात कर रहा था, आप देखिए ये डालते चल जा रहे हैं। 76 में, 64, 84 में, 40, 90 में, 55, 94 में एक अजीब सा ही केस हुआ जैसे इंदिरा गांधी वाला हुआ था। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, जयललिता जो नाउ शी इज़ नो मोर, तो वो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट लेके आती हैं, जबकि इंदिरा साहनी वाले केस में 93 में एक जजमेंट आता है कि आपकी जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन ये 68% या 69% जो रिजर्वेशन थी, ये क्या करके आते हैं, ये इन्होंने जुडिशल रिव्यू से बचने के लिए और ये 9 शेड्यूल में डाल देते हैं। और आपको पता है 9 शेड्यूल डालने के प्रेजेंट की असेंट चाहिए, प्रेजेंट का असेंट देते हैं, फिर ये 9 शेड्यूल में चला जाता है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और टोटल अभी तक 284 है, और 95 के बाद कोई भी जो इसमें एक्ट 9 शेड्यूल में नहीं गया अभी तक। अब ये इंदिरा साहनी वाला जो मैंने बताया था आपका 257 तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिजर्वेशन सीट्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपॉइंटमेंट्स ऑफ द पोस्ट एंड सर्विस अंडर द स्टेट एक्ट 1993, और ये फिर आपका 76 1994 में डाला गया था 9 शेड्यूल में जुडिशल रिव्यू से बचने के लिए। अब बात आती है गोलकनाथ की। गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब, ये बड़ा फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था, 6 to 11 जजेस के बेंच थी। तो देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले केस अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों केसेस में बोल दिया कि नहीं, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, कुछ भी पोर्शन अमेंड कर सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट आर्टिकल 13 लॉ की डेफिनेशन में है ही नहीं है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ नॉट ए लॉ एट ऑल। तो लेकिन 67 गोलकनाथ ने बोल दिया, और इसमें जो फर्स्ट, फोर्थ और 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चैलेंज किए गए थे, और उन्होंने बोल दिया कि नहीं भैया, जो पार्ट 3 है वो आज तक तो जो आपने अमेंड कर दिया ठीक है, लेकिन आगे से नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्वायर की जा चुकी हैं, उन पे आगे फर्दर थर्ड पार्टी का राइट हो चुका है, तो बहुत सारी डिस्टेबलाइजेशन हो जाता है। इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तक तो जो हो गया, आगे से नहीं होगा। तो कोर्ट कुड ओवररूल इट्स, और कोर्ट ने बोला भी, क्योंकि सरकार ने प्ले ली थी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह वाले केस में बोला था ऐसे, लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम अपने डिसीजन को खुद भी पलट सकते हैं, तो वो खुद अपने डिसीजन का रिव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल दिया कि नाउ ऑनवर्ड्स नो पावर टू एब्रिज एनी फंडामेंटल राइट्स, यू कांट इवन टच द फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ पे बोल दिया अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 वॉज ए लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल। जो अभी तक ये बात कह रहे थे कि 13 की डेफिनेशन में ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन बोल दिया नहीं है, लॉ मीन्स अमेंडमेंट, लॉ इज ऑल्सो ए लॉ। और कमाल है भी बात सही, क्योंकि देखिए आप कोई अमेंडमेंट होता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। अभी जैसे मैं बात करूँ आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें आर्टिकल 21 ने राइट टू एजुकेशन आ गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के फर्दरेंस में राइट टू एजुकेशन RT एक्ट बनाया गया। तो आप ये देखिए कि पहले तो वो तो लॉ तो वहीं से पैदा होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो फर्स्ट चीज़ है। लेकिन फिर ये सारा इससे यहाँ एक डेड लॉ क्रिएट हो गया कि अब तो फंडामेंटल राइट्स को क्रिएट ही नहीं किया जा सकता। तो आपका सारा खेल यही था कि राइट टू जो प्रॉपर्टी थी गवर्नमेंट लेना चाह रही थी एक्सेसिव लैंड, ताकि रीडिस्ट्रीब्यूट हो सके, और ये उसमें कर नहीं रहे थे। और ये अपने फंडामेंटल राइट की, या तो ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट ही नहीं होता, तो फिर ये सारा कुछ होता नहीं है। अदरवाइज़ अब इस तरीके से करने से तो फिर ये सारा जो इनका जो जमींदार लोग थे ये जाते रहे, और सारा इस तरीके से ये क्योस क्रिएट होता रहा। और मैं आपको बताऊं कि उस समय तो ऐसा जो माहौल था देश में, भूदान मूवमेंट चला, आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था ये। और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो खुद भी वॉलंटियरली भी लैंड डोनेट कर रहे थे, या उनको लग रहा था कि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर जो आपका लैंड रिफॉर्म्स लॉ है 30 एकड़ से ज़्यादा है तो उसमें आपको वैसे भी एक्वायर कर लेंगे। तो इस तरह के चले हैं। अभी आप आइए कि अब जो गोलकनाथ वाला केस जो है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंदिरा गांधी जी बहुत गुस्से में आके एक और अमेंडमेंट लेके आती हैं, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और वो जो मैंने उसमें आर्टिकल 13 और 368 वाली स्लाइड में आप लोगों को दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके बताया था कि हमारे पास पावर भी है, हाँ, और हम कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी है हमारे पास। ये सिर्फ प्रोसीजर नहीं है 368 में, हमारे पास अमेंडिंग पावर भी है। और तो यहाँ और आर्टिकल 13 इसके ऊपर लागू नहीं होगा,
तो वो सारे फिर इस केस के बाद 24th में लेके आए थे इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट स्लाइड। और ये गोलकनाथ के पास क्या होता है कि जुडिशरी वन साइडेड गेम हो जाता है, और जस्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने स्लाइड डाली। और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव अभी शॉक में हैं, लेकिन ये शॉक थोड़ी देर ही रहता है, और फिर ये 24th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंदिरा गांधी जी लेके आते हैं और उन्होंने गोलकनाथ केस को न्यूट्रलाइज कर दिया, जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। और फिर आता है केस आपका मोस्ट लैंडमार्क, जो आज तक का सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट मैं कहूँगा कि ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट नहीं है, ये हर सिटीजन, हर भारतीय को इस केस के बारे में पता होना चाहिए। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये भी 7-2 नेक टू नेक फाइट थी। अगर एक भी जज का डिसीजन इधर से उधर हो जाता तो कुछ और ही होता आज फिर देश में। और इस केस में मैं आपको बताऊं, जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निकलती है, वो ब्रेन चाइल्ड था बेसिकली एडवोकेट नाना पालकीवाला। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसके ऊपर, वो आप अलग से एडवोकेट नाना पालकीवाला के ऊपर पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहो तो मैं नाना पालकीवाला के ऊपर अलग से कोई वीडियो भी ला सकता हूँ। तो ये आपका इसको बेटर नोन एज द फंडामेंटल राइट केस भी बोलते हैं। 15 मंथ्स तक हियरिंग चलती है, 595 पेजेस आते हैं। 7 जजेस जो मेजोरिटी की साइड थे, जस्टिस चीफ जस्टिस सीकरी जो नेक्स्ट डे रिटायर हो जाते हैं, शैलेट हेगड़े, ग्रोवर, जगमोहन रेड्डी मुखर्जी और खन्ना, जस्टिस खन्ना, ये मेजोरिटी के थे। तो अब ये बात करते हैं हम इन्होंने हेल्ड क्या किया। आर्टिकल 360 इवन बिफोर द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंटेन द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट्स। यानी जो गोलकनाथ वाले केस के बाद जो 24th में ये लेके आए, तो ये इनडायरेक्टली, अभी मैं आपको थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करके आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैं कुछ थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करूँगा, कि क्योंकि पार्लियामेंट लेके आई कि क्योंकि गोलकनाथ वाले केस में बोला था 67 कि आपके पास 368 सिर्फ प्रोसीजर की बात करता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पावर डाल दिया फिर 24th में। बोला ओहो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी आप लोगों को, ऑलरेडी पावर 368 में पावर तो है ही तुम्हारे पास, जब प्रोसीजर है तो पावर है ही, वैसे दुखी हुए तुम्हें अमेंडमेंट ला के। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन अपॉन अमेंडिंग पावर मस्ट बी फाउंड अंडर फ्रॉम आर्टिकल 3 से। और उसमें ये भी बोला था कि आपके पास है ना जो लिमिटेड पावर है, लेकिन यहाँ पर ये बोलते हैं कि आपके पास वो आप वैसे परेशान हो गए, जो आपकी लिमिटेशन की जो बात कही है वो तो 368 में अपने आप ही है इंसराइंड, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इस आर्टिकल को। थर्ड, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोला कि ठीक है, एक मिडिल पाथ फॉलो किया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। बोला कि नाउ एनफ इज एनफ, यू कैन अमेंड फंडामेंटल राइट आल्सो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो यानी अब आप सेंध लगा सकते हो फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल सरकार ने बोला थ्रू दीज पीपल कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर बोला कि हम बताएंगे केस टू केस। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर कोई बिल्डिंग खड़ी है, उसकी जो एडिफाइस है उसके वो जिस पिलर्स पे खड़ी है, अगर उन पिलर्स को गिरा दिया जाए तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स बेसिकली वो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर उन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन निकाल दे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ डिफरेंट ही आइडेंटिटी बन जाएगा। अब चीफ जस्टिस सीकरी साहब ने कहा है कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सॉवर्जिनिटी, सेकुलर, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। वी आर द सेकुलर कंट्री, आपको पता ही है। और जैसे अगर पाकिस्तान की बात करूँ मैं, पाकिस्तान का वो मुस्लिम जो उनका रिलीजन में ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, तो दे आर नॉट सेकुलर। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें सैलेट और जस्टिस ग्रोवर कहते हैं फंडामेंटल डीपीएसपी भी आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। माइनॉरिटी व्यू 6 जजेस, आपकी इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जैसे ही ये डिसीजन आया, चीफ जस्टिस सीकरी रिटायर हो जाते हैं नेक्स्ट डे, तो वेरी नेक्स्ट डे जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है इंदिरा गांधी जी द्वारा। और 3 जो जस्टिस सैलेट, हेगड़े, ग्रोवर जो सीनियर जज थे, 3 इनसे वो सुपरसीड कर दिए। हालांकि फिर उन्होंने प्रोटेस्ट में रिजाइन दे दिया था। तो आप देख रहे हैं कि सी वांटेड कमिटेड जुडिशरी, और यहाँ किस तरीके से बड़ा तनाव चल रहा था। डॉक्ट्रिन और बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ जो इवॉल्व की इस केस में, अब ये भी बोला कि कन्फ्यूजिंग है, ये है तो वेग है बड़ी। तो चीफ जस्टिस सीकरी ने कहा, बोला नहीं, इट इज़ नॉट वेग। ऐसे बहुत सारे लॉ के लीगल पार्लेंस में ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे नेचुरल जस्टिस का है, आपका रीजनेबलनेस का है, आपका नेग्लिजेंस का है, ये हम डिफाइन करते हैं, पहले भी डिफाइन होती रही हैं, तो इसको भी डिफाइन करेंगे आगे, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विल एक्ट एज ए सेफ्टी वॉल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी केस अमेंडिंग पावर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कल को कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत आर्बिट्ररीली अमेंड करना शुरू कर दे, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बीच में एक रुकावट बनेगा, सेफ्टी वॉल का काम करेगा। राइट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे दोनों का मैच ड्रॉ होता है,
और ये विन विन सिचुएशन है। एक्चुअली ये विन विन सिचुएशन मैं बताऊंगा कैसे नहीं है। व्हाट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। इट इज़ अ फार्मूला ऑफ लाइक यू 50-50, आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए। इट इज़ अ मिडवे पाथ टू द नेगोशिएट और मेंटेनिंग ओन रिस्पेक्टिव पावर डिग्निटी एग्जिस्टेंस। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता ही है कि जिस तरीके से चल रहा है, और अगर इंदिरा गांधी, वो तो 1984 में उनका मर्डर हो गया, अगर वो आगे भी रहती तो होपफुल्ली ये कुछ और ही, कॉन्स्टिट्यूशन का सीन कुछ और ही होता। लेकिन लकीली 73 में बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका था, तो स्टिल एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था तब तक। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक बिल्कुल क्लासिकल एग्जांपल से, इससे आप समझ जाओगे बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। एक डॉक्टर है, बहुत रिनाउंड, वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर, और वो क्या करते हैं कि एक बंदे के जो वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे माइंड, किडनी, लंग्स, हार्ट एक्सेट्रा, वो रिप्लेस कर देते किसी दूसरे बंदे से। और फिर वो डॉक्टर साहब हैं, वो उसकी वाइफ के सामने लेके जाते हैं उस बंदे को, और वाइफ को बोलते हैं कि सी योर हस्बैंड, ही इज़ योर हस्बैंड ना। तो बोलती है सी कुडंट रिकॉग्नाइज। बोले नहीं नहीं, ये मेरे हस्बैंड तो ये नहीं है, ये वो उनका तो कलर और फेस दूसरा है, ये तो कोई और ही ले आया आप। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखिए, ही इज़ योर हस्बैंड। तो बोले नहीं नहीं, ये मेरे हस्बैंड नहीं है। तो यहाँ पर फिर वो बोलते हैं कि इनका अंगूठा देखिए, ये अंगूठा तो वैसा ही है। तो अंगूठे से बोले कि नहीं, अंगूठे की तरफ तो मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। तो ये कहना चाह रही यहाँ पे, इस एग्जांपल से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर वाइटल चीज़ें ही बदल दी, उसको आइडेंटिटी ही दूसरी दे दी, अब वो जो था वो रहा ही नहीं है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। आपके अगर ये जो मेन किडनी, लंग्स, हार्ट्स, आपके माइंड और ये निकाल दिए जाएँ तो बंदा ही कुछ और बन जाएगा। तो ऐसे जो ड्रास्टिकली अमेंडमेंट्स आते जा रहे थे, तो ऐसा ही कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होता, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटली रिप्लेस हो चुका होता किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया। और उसकी वजह से क्या है, जुडिशरी को भी एक खतरा था उनके अपने एग्जिस्टेंस के लिए। और जिस तरीके से जस्टिस एन इसको रे को चीफ जस्टिस बनाया, तो उनको लग रहा था कि हमारा भी एग्जिस्टेंस बहुत खतरे में है। तो एक देश का जो माहौल ऐसा हो गया था। और फिर आप देखेंगे मिनरवा मिल्स केस में और इमरजेंसी के बाद में क्या क्या होता है, तो वहाँ पर जो है वो अपने एक एग्जिस्टेंस बचाने की बात चली हुई थी बिहाइंड द सीन। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज डूइंग विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही था। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। 73 में आ गई है। अब 75 में 2 साल बाद ही जो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, जिसमें जस्टिस सिन्हा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस हार जाती हैं, फिर 20 डेज़ का इनको टाइम मिलता है अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में। और मीन वाइल ही ये क्या करती हैं कि इमरजेंसी इम्पोज कर देती हैं, और फिर ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती हैं अपने इलेक्शन को वैलिडेट करने के लिए। और ये स्पेशल प्रोविजन बनाती हैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, स्पीकर के लिए, ताकि उनका जुडिशल रिव्यू ना हो उसके। और यहाँ पे फिर इस केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर निकाल के आते हैं, रूल ऑफ लॉ, जुडिशल रिव्यू, डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंदिरा गांधी से राजनारायण वाले केस में डिक्लेयर किया था। जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 दैट कांट बी टेकन अवे, जो इन्होंने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ट्राई की थी। अब यहाँ पर आप देखिए, फिर उसके बाद एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंदिरा गांधी जी इतना आराम से मानने वाले नहीं थे, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ गए। जो मैंने आर्टिकल 368 जो आप लोगों को दिखाया था, उसमें क्या है कि जो मैंने राइट साइड में जो ये बॉक्सर के नीचे लगा रखा है, सब क्लॉज 4 और 5 ये भी डाल दिए। तो 4 तो अगर आप पढ़ोगे अपने, तो इसमें लिख रखा है नो जुडिशल रिव्यू। तो किसी पार्ट को भी, चाहे फंडामेंटल पार्ट को भी अमेंडमेंट जुडिशल रिव्यू नहीं होगा। और 5 में बोल दिया कि इनडायरेक्टली स्लैंग लैंग्वेज अगेन, कि सुप्रीम कोर्ट ध्यान से सुन लो, हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है हमारी, वी कैन अमेंड एनीथिंग। हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे भी बदल सकते हैं। वी हैविंग द सेम पावर एज लाइक द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास जो पावर थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट मना करता जा रहा है, वही फिर इंदिरा गांधी जी नेक्स्ट स्टेप पे अमेंडमेंट लेके आती जा रही हैं। तो जो मिनरवा मिल्स केस में ये आया, तो मिनरवा मिल्स केस ने इन दोनों को, क्लॉज 4 और 5 जो भी मैंने आपको बताए, इन दोनों को स्ट्रक डाउन कर दिया और बोल दिया कि लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास लिमिटेड पावर है, कॉन्स्टिट्यूंट पावर नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। और यस, फंडामेंटल राइट टू डीपीएसपी में एक हार्मोनी और बैलेंस से भी काम किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। और पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू, ये दैट कांट बी टेकन अवे। तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी सेटल हो चुकी होती हैं। और आपका जो 80 का ये जो है आपका फैसला मिनरवा मिल्स का, राइट। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये 1983 का संजीव कॉक मैन्युफैक्चरिंग का है, ये कुकिंग कोल का है। ये कोई इतना ज़्यादा आप लोगों को, ये वैसे राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और इसमें आपका जो माइनर सा डिसीजन दिया इन्होंने बोला पार्शियल एंड सेलेक्टिव नेशनलाइजेशन वाज परमिसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे
मतलब जुडिशरी ने थोड़ा सा एक नेगोशिएशन, एक बीच वाला रास्ता फॉलो किया। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत सारे केसेस में पहले डिफाइन हो चुका है, बार बार कोई और नया केस आता तो सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा से रिपीट करता है कि यस जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अपनी पावर को वो बताता रहता है। तो अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट के पास ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट कांट बी टेकन अवे बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। IR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस आता है, जिसको ब्लैक होल भी बोलते हैं। इसमें जस्टिस चीफ जस्टिस सबरवाल कहते हैं कि 9th शेड्यूल जो इन्होंने बना रखा है, और इसमें कभी रिजर्वेशन वाला लॉ भी डाल देते, कभी इंदिरा गांधी ने भी अपने लिए डाला था। तो ये बेसिकली बनाया तो था लैंड रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इसको इट इज़ नॉट टचेबल, वी कैन टच इट। मैं इसका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं 9th शेड्यूल का। तो अब एक M नागराज वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मैं जो सारे क्लॉजेज हैं रिजर्वेशन वाले टॉपिक पे जब बनाऊंगा वीडियो तो तब डिस्कस करेंगे। जैसे ये था एक्चुअली रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो उसको चैलेंज किया गया था। ये फिर अब तो 2018 में जगन सिंह वाला केस भी आ गया, जो M नागराज वाले में 3 राइडर लगाए थे, उसमें से 2 तो कोर्ट ने हटा दिया, अब एक ही रह गया। तो ये आपका 77, 81, 82, 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो रिजर्वेशन प्रमोशन जो बात करता है, कैरी फॉरवर्ड फार्मूला और आपका एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे वैलिड ठहरा दिए, राइट। बस 3 टेस्ट रख दिए थे बैकवर्डनेस के बारे में, वो हम उस केस में देखेंगे जब हम रिजर्वेशन करेंगे। और 2015 में क्या हुआ, 2014 में मोदी साहब की गवर्नमेंट आती है, 17 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है, और 16th लोकसभा 2014 में। और ये क्या करते हैं कि क्योंकि जेटली साहब ने बोला था लोकसभा में, राज्यसभा में, कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वे जजेज आर अपॉइंटेड बाय द जजेज ओनली, राइट। अगर आप आर्टिकल 124 की लिटरल कंस्ट्रक्शन देखें तो वो पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, लेकिन आपके जो जजेस ट्रांसफ़र केस हैं 1993 ऑनवर्ड्स, वो पावर वो अपने हाथ में ले लेते हैं जुडिशरी, और उसको बेसिक स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर करते हैं। तो ये NJC जो लेके आते हैं, NJC एक्ट 2014 में, और ये 15 में इसको स्ट्रक डाउन भी कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑनरी कोर्ट एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया, और दोबारा से रिटायरेट करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो बेसिक स्ट्रक्चर विच कांट बी टेकन अवे। और इस पर कंप्लीटली आपको अच्छे समझना है तो वॉच माई वीडियो ऑन दिस टॉपिक, मैंने 2 वीडियो इस पर पार्ट 1 पार्ट 2 बना रखे हैं ऑलरेडी। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अब ये मैंने जो लेटेस्ट ले लिए हैं आपके 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, NJC से डील करता है। 100 जो है आपका जो ये आपका लैंड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट है, ये 1974 का था। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो इनक्लेव्स हैं वो आपस में शेयर किए हैं, एक दूसरे को हैंड ओवर कर दी ताकि वहाँ के लोगों के लिए थोड़ी सुविधा हो जाए। और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो GST आपका लागू है। 102 जो आपका बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है, जबकि आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पहले दिया चुका है, अभी बैकवर्ड कमीशन को भी दे दिया है। 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दिए गए ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। और ये आर्टिकल 15 क्लॉज में 6 जोड़ दिया, आर्टिकल 16 में भी एक एक्स्ट्रा क्लॉज 6 जोड़ दिए, वो जब हम रिजर्वेशन करेंगे तो पढ़ेंगे इनको। और आर्टिकल 104 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें एक्सटेंशन रिजर्वेशन और सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब्स कर देना है, 2 बार ऐसे लिख दिया मैंने। एंग्लो इंडियन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स में होती हैं, तो 10 ईयर के लिए उनके लिए बढ़ा दिया है। अब जो एक आपका राइट साइड में लिखा है मेक लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है 17th है, 24th है, 42 है, 44th है, 73rd है, 74th आपका लोकल गवर्नमेंट के लिए जो आपका 73rd और 74th है। 86th है आपका राइट टू एजुकेशन वाला, 91 है, 93rd है, और ये मैंने करा दी। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, आप इनकी लिस्ट बनाइए और इनको पढ़ते रहिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली फिगर होते रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्रिटिसिज्म बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर का मैंने बता दिया आपको पहले भी कि ये इसको एलिगेशन लगते रहते हैं, और मैंने किसी फॉरेन ऑथर की भी कहीं आर्टिकल में देखा था कि ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, बेसिकली की साइड भी चल सकती है, और ये बहुत वेग है, कन्फ्यूजिंग है, अनडिटर्मिनेबल है, कोई क्राइटेरिया नहीं डिटरमाइन करने का। और ये टूल जुडिशरी ने अपने हाथ में रख लिया कि दे विल डिसाइड कि कौन सा फीचर्स जो है वो बेसिक कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म इस पॉइंट पे होता है कि अनसर्टेनिटी की वजह से नो मीन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ए टूल ऑफ मेकिंग पावर हिमसेल्फ बाय द जुडिशरी। तो जुडिशरी ने अपने आप को पावरफुल रखने के लिए टूल अपने हाथ में रख लिया, और ये वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन भी है, जो मैंने 3 कंपार्टमेंट बनाए हैं आपका पार्लियामेंट जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, जो मैंने डॉक्ट्रिन लाइन से दिखा रखा है, ये इनके फील्ड में भी इंक्रोच कर गई है ऐसे करके। और जुडिशियल ओवररीच भी जिसको हम इसको बोल सकते हैं,
कि इन्होंने दूसरों के डोमेन में जो पॉलिसी डिसीजन हैं, कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार तो फ्लोर टेस्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देता है कि आपको इस टाइम पे फ्लोर टेस्ट स्पीकर को आदेश दे देता है और उसमें डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंस होंगे ताकि कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। कई बार ऐसा लगता भी ये ठीक भी है, क्योंकि जो जिस तरीके से हम पॉलिटी में बहुत लो स्टैंडर्ड फील कर रहे हैं। और आपका काउंटर मेजोरिटेरियन, ये मेजोरिटेरियन है, बेसिकली डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में तो जो मेजोरिटी जो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमपीज हैं, दे शुड हैव द फाइनल से। लेकिन जुडिशरी इज़ नॉट अकाउंटेबल, तो वो लोगों द्वारा इलेक्टेड नहीं है। तो ऐसा एलिगेशन लगता है, लेकिन जुडिशरी खुद कहती है कि वी आर अकाउंटेबल थ्रू आवर डिसीजन, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो एटीएम जबलपुर वाले केस में लैक्स, जब इमरजेंसी थी तो लैक्स ऑफ इंडियंस के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे ऐसे कुछ रिसर्च पेपर भी हैं जो मैंने देखे हैं। राइट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रेजेंट पोजीशन क्या रही, द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। तो यहाँ कोर्ट ने क्लियर कर, ये बहुत सारे जजमेंट के थ्रू क्लियर कर दिया, लिसन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो 3 विंग्स हैं, 3 बच्चे हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वी आर द बेसिकली these three are created by the constitution, the constitution creator। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इन तीनों में से कोई सा भी, दे आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, राइट, बट दे कांट बेसिकली इन क्रॉस इनटू द अदर डोमेन। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन फाइनलिटी लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट ओनली, तो हल्का सा टिल्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहता है प्रैक्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस या लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 3 क्वेश्चन बनाए हैं। इन विच केस इट वाज डिक्लेयर्ड दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर, जस्टिफाई द नीड ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट वुड यू हैव बीन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी टुडे विदाउट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विच वाज इन्वेंटेड बाय द जुडिशरी इन 1973। तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि आपके जो कमेंट्स में लिखें, ताकि एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को देखें और आइडियाज़ शेयर करें और आइडियाज़ डेवलप हों, तो कलेक्टिवली आदमी ज़्यादा सीखता है, आइडियाज़ भी ज़्यादा मिलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। ओके, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आती रहती है कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, लेकिन आप जो बेल है उसको प्रेस कीजिए, आइकन को प्रेस कीजिए, अदर तभी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ उसको प्रेस इट। और आई होप यू एन्जॉयड दिस लेक्चर। और जो एक लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं एक अलग से वीडियो बना के वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो जो अलग हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेंगे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको मैं बहुत जल्दी डाल रहा हूँ। आई थिंक नेक्स्ट डे, आज शाम को या कल ही डाल दूँगा वो भी मैं। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।